हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और हर साल 2 to 3 क्वेश्चन, आप जैसे साइंस में अगर 12 क्वेश्चन है, इसको अलग अलग पिलर में डिवाइड किया जाए, हेल्थ में 2 क्वेश्चन, डिफेंस में 2 क्वेश्चन, सेम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से एनी टाइम आपको 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं विद सो मेनी थिंग्स इन न्यूज, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 4G, 5G, 6G, उसके बाद वेब 4.0, लास्ट ईयर भी वेब 3.0 पे क्वेश्चन आया था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है? मान लीजिए कोई सॉन्ग है, MP3 सॉन्ग है कोई, और ये सॉन्ग आपको बहुत अच्छा लगा, आपने बनाया। कल को आप क्या कर सकते हैं, MP3 सॉन्ग की एक फाइल बना सकते हैं, और ये फाइल को ना आप पेटेंट करा के अपने अपने नाम पे रख सकते हैं, और कल को आप इसको बेच सकते हैं। मतलब मान लीजिए इसको फाइल क्यों करा रहे हैं, क्योंकि कोई इसको मिसयूज ना करे। ऐसा ना हो कि कल को आपने MP3 सॉन्ग बनाया और इस सॉन्ग को कोई और बेचे। जब कोई भी सॉन्ग हो गया, वीडियो हो गया, पेंटिंग हो गया, इसको जब आप फाइल बना के और कोई मिसयूज ना करे, इसके प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसको कहा जाता है नॉन फंजिबल टोकन। अब फंजिबल क्या चीज है समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए डायमंड का टुकड़ा है, अगर आप डायमंड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेंगे ना, तो हर एक पीस की वैल्यू है अपने आप में, इसको कहा जाता है फंजिबल। अगर कोई सामान तोड़ने के बाद भी कोई वैल्यू कैरी करे तो हो जाता है फंजिबल। बट मान लीजिए 100 रुपए का नोट है, अगर आप 100 रुपए के नोट के 10 टुकड़े कर देंगे ना, तो 10 रुपए का वैल्यू नहीं रहेगा उसका। जैसे आप ऐसा नहीं हो सकता आप 100 रुपए का नोट ले, इसके 10 टुकड़े कर दे और 10 रुपए हुए चाय वाले को, तो बोले ये ले भाई 100 का एक टुकड़ा 10 रुपए, ऐसा ये नॉन फंजिबल हो जाएगा। मतलब नॉन फंजिबल मतलब अब इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, सेम ये MP3 जो है ये नॉन फंजिबल टोकन क्यों है? आप अगर MP3 सॉन्ग किसी को बेचोगे, मान लो किसी को पसंद आ गया, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे ये 30 सेकंड की फाइल दे रहा हूँ, 10,000 भेज दे, ऐसा नहीं होगा। आप या तो पूरी फाइल को डील कर सकते हो, पूरी वीडियो को, पूरे पेंटिंग को। ऐसा भी नहीं होगा कि आपने पेंटिंग बनाया, आपको बेचना है, आप किसी को बोलोगे इतना 5 करोड़ में दूंगा, इतना 7 करोड़, इतना 10 करोड़, ऐसा भी नहीं। सिंगल इसमें डील किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट NFT, यू नीड टू नो। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। नॉन फंजिबल टोकन आर अमंग यूनिक डिजिटल एसेट्स दैट आर सीन इन न्यूज फॉर क्वाइट सम टाइम। इन दिस कॉन्टेक्स्ट which of the following are possible uses of non fungible token? सबसे पहला कह रहा है इट्स स्केयर्स नेचर अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर। ये ऐसा कह रहा है क्योंकि नॉन फंजिबल टोकन जो है ये बहुत रेयर है, मार्केट में बहुत यूनिक चीजों का है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। यस, पहला वाला राइट है। नेक्स्ट, इट कैन एनेबल ट्रू ओनरशिप ऑफ डिजिटल आर्ट। यस, इससे ट्रू ओनरशिप कैसे पता चलेगी? मान लीजिए मैं अगर पेंटर हूं, मैंने पेंटिंग बनाई, तो इसकी फाइल भी सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, मेरी जगह आप में से कोई भी इसकी फाइल नहीं बना पाएगा। इसको बेच भी मैं पाऊंगा, इसको पैसा भी मैं ही कमा पाऊंगा, इसीलिए ये ट्रू ओनरशिप दिखाता है। इसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, पायरेसी नहीं कर सकता है। सेकंड, थर्ड, इट कैन रिड्यूस द इंस्टेंसेस ऑफ पायरेसी एंड फ्रॉड इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। यही मैं आपको कह रहा था। मान लीजिए आप एक सिंगर है, आपने कोई गाना बनाया, अब ये गाना आप ही सेल कर सकते हैं, कोई पायरेसी या फिर फ्रॉड नहीं कर सकता है म्यूजिक इंडस्ट्री में कि ये सॉन्ग तो मैंने लिखा था, ये मैंने किया था, बिकॉज अब आपके पास इस MP3 सॉन्ग का क्या है, फाइल, राइट्स है आपके पास। और फोर्थ, इट कैन हेल्प इन स्टोरेज ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड एंड क्लिनिकल डेटा। यस, आप NFT का यूज करके कोई डेटा भी रिकॉर्ड कर सकते हो, क्लिनिकल डेटा भी मेंटेन कर सकते हैं। चारों के चारों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ये दे रखा है नॉन फंजिबल टोकन के बारे में। आपको क्या याद रखना है, दीज आर यूनिक डिजिटल आइटम। यूनिक क्यों? क्योंकि आप ही के पास राइट रहेगा। इसको स्टोर किस पे किया जाता है? ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन पे क्यों किया जाता है? मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन क्या होता है, एक कंप्यूटर से अलग अलग कंप्यूटर को लिंक कर दिया जाता है। अभी ब्लॉकचेन पे रखोगे तो फायदा क्या होगा? कल को मान लीजिए आपकी ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हो गई, आपका घर से किसी ने चोरी कर लिया, तो आप किसी और सर्वर से भी इस फाइल को रिकवर कर सकते हैं। इसलिए इसको ब्लॉकचेन पे रखा जाता है, ऑन द सेम नेटवर्क दैट रन्स क्रिप्टो करेंसीज। नेक्स्ट, एनीथिंग डिजिटल, इसमें कुछ भी आप कर सकते हो, चाहे वो फोटो हो, कोई वीडियो हो, म्यूजिक हो, ऑनलाइन वर्जन ऑफ कोई आर्टिकल हो। जैसे आपने कोई पेपर में आर्टिकल लिखा, उसको भी आप नॉन फंजिबल टोकन बना सकते हो। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ नॉन फंजिबल टोकन एंड मोनेटाइज, आप पैसा कमा सकते हो। NFTs आर नॉट अ डिजिटल आर्ट बट इंस्टेड सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी। ये कोई डिजिटल आर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने फोटो डिजिटल बनाई, ऑनलाइन बनाई, आपने फोटो ऑफलाइन बनाई है, बट ये आपको प्रूफ दे रहा है कि ये जो सर्टिफिकेट है ओनरशिप का, ये आप ही का है। एंड मोस्ट यूज द ब्लॉकचेन ऑफ इथेरियम, द सेकंड बिगेस्ट क्रिप्टोकरेंसी। जितने भी NFT बनते हैं, आपको ये याद रखना है, मोस्टली इथेरियम ब्लॉकचेन का यूज करते हैं। सेकंड बिगेस्ट क्रिप्टोकरेंसी, पहला कौन सा है? बिटकॉइन। बट बिटकॉइन का यूज करके नहीं, मोस्टली इथेरियम कॉइन का यूज करके इसको बनाया जाता है।
नेक्स्ट आपको याद रखना है पहला स्टेटमेंट, एनएफटी इन्वेस्टमेंट फॉर वेरियस इन्वेस्टर। क्यों? अब लोगों को कुछ नया चाहिए मार्केट में, इसीलिए दे आर यूनिक एंड स्केर्स नेचर ऑफ एनएफटी कैन मेक देम अपीलिंग टू इन्वेस्टर who are looking for new and innovative way to invest। मैंने कहा ना लोगों को कुछ नया चाहिए, इसीलिए they are very curious about this। People can invest in rare and unique digital assets that can appreciating value over time। कल को लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे? हो सकता है उन्होंने आपके MP3 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया कोई गाने में, कल को वो इसकी फाइल रखेंगे और जब उनको लगेगा ये गाना इंपॉर्टेंट है उतना ही बेचेंगे, हो सकता है 5 लाख रुपए कमा ले, इसलिए इन्वेस्टर ज्यादा इंटरेस्टेड है इसमें। नेक्स्ट सेकंड वाला भी राइट है हमारा कि आर्टिस्ट वर्ल्ड वाइड कैन टर्न देयर डिजाइन, डिजिटल आर्टवर्क या फोटोग्राफ टू नॉन फंजिबल टोकन दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड। इसको खरीदा बेचा जा सकता है। बाय क्रिएटिंग द आर्टिस्ट कैन असाइन अ यूनिक डिजिटल सिग्नेचर टू द आर्टवर्क which can be used to prove that artwork is original and NFT holder is true owner of the digital work। एक बार जब आप इसका फाइल बनाते हैं तो एक डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट हो जाता है जो सिर्फ आप ही का सिग्नेचर रहेगा, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि ओरिजिनल बनाने वाले आप ही हो ये सॉन्ग को। और थर्ड, म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पायरेसी है और बहुत ज्यादा इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूजिक है। ये म्यूजिक इंडस्ट्री में इंडिया में देखा गया है कि कभी कभी आपने कोई सॉन्ग लिखा और कल को आपने यूट्यूब कहीं पे डाला तो किसी ने चुरा के, आपने क्योंकि कॉपी पेटेंट नहीं ले रखा है तो कोई भी अपने मूवी सॉन्ग में यूज कर सकता है और कल को आप केस भी इसलिए नहीं लड़ सकते क्योंकि आपके पास पेटेंट नहीं है, बट ये करके पेटेंट लिया जा सकता है। एनएफटी प्रोवाइडेड अ वे टू प्रोवाइड ओनरशिप एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल म्यूजिक, अलाउइंग म्यूजिशियंस टू सेल देयर म्यूजिक डायरेक्टली टू बायर्स एंड गिविंग बायर द एबिलिटी टू प्रूव यूनिक पीस ऑफ म्यूजिक। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट। इसमें कोई भी चोरी चकारी नहीं कर सकता है, फ्रॉड नहीं कर सकता है, ट्रू ओनरशिप दिखाता है, प्लस इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है फ्यूचर में इसमें। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इट इज अबाउट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको क्यू की टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन relies on the principle of superconductivity to provide a secure communication technology। ये ऐसा कह रहा है ये कंप्लीटली सुपर कंडक्टिविटी पे रिलाई करता है सो दैट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिक्योर हो। आप जब व्हाट्सएप पे चैट करते हो ना तो वो एंक्रिप्टेड इसलिए होता है क्योंकि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होता है। इसमें क्या होता है, दो कीज होती है, इन दोनों को ना एक इस पे सुपर इम्पोज किया जाता है। कल को अगर कोई भी आपके चैट पढ़ना चाहे ना तो किसी ना किसी की में ना चेंज आएगा जो ऑटोमेटिकली ना क्या करेगा, सिस्टम को लॉक कर देगा। इसलिए क्योंकि कोई बाहर वाला इसको एक्सेस ना कर पाए। जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप का सर्वर है, अब व्हाट्सएप ने कहा है कि डिजिटली इंक्रिप्टेड है, मतलब कल को व्हाट्सएप भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता है क्योंकि ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहा है। अब आप सोच रहे हो ये दो लोग कौन है, एक ये है जो आपसे चैट कर रहा है और ये एक आप हो, इसका एक्सेस सिर्फ आप ही दोनों के पास रहेगा, तीसरे किसी सर्वर पे नहीं रहेगा। अगर कोई तीसरा पर्सन इस चैट को अपने सर्वर पे लेना चाहता है तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में अपने आप डिफ्लेक्शन आने लग जाएगा, क्वांटम की टेक्नोलॉजी में डिफॉल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इट हैज द एबिलिटी टू डिटेक्ट, यही मैं कह रहा था, डिटेक्ट एनी इंट्रूजन और ईवड्रॉपिंग ऑन द क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर कल को कोई भी बाहर से इंट्रूजन करना चाहता है आप दोनों के चैट्स में तो डिटेक्ट हो जाएगा सिस्टम में। तीसरा कह रहा है वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज इट्स इनएबिलिटी टू प्रोवाइड लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन बियॉन्ड 100 किलोमीटर। ये ऐसा कह रहा है इसका एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि ये 100 किलोमीटर रेंज के बियॉन्ड काम नहीं करता है। आपको बताना हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अब आर करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री नन। आप अगर देखेंगे तो सिर्फ ओनली टू राइट है हमारा क्योंकि पहला वाला इनकरेक्ट है। वहां उन्होंने क्या लिखा हुआ है पहले वाले में, आप अगर देखेंगे यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, जबकि आप देखेंगे ये क्वांटम मैकेनिक्स पे रिलाई करता है ना कि सुपर कंडक्टिविटी। सबसे पहले ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मेथड फॉर सिक्योरली डिस्ट्रीब्यूटिंग क्रिप्टोग्राफिक की यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये जो मैंने आपको बताया दो कीज होते हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स का ही पार्ट है। आगे, द प्रोसेस यूजेस अ शेयर्ड क्वांटम चैनल सच एज फाइबर ऑप्टिक कैनल केबल टू ट्रांसमिट कीज बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टी के बीच में कीज होती है, एक आपके पास और जिससे आप चैट कर रहे हैं, और ये जो आप नेटवर्क पे कर रहे हैं ये कैसा नेटवर्क है, फाइबर ऑप्टिकल केबल में नेटवर्क काम कर रहा है। द की आर एन्कोडेड इन द स्टेट्स ऑफ इंडिविजुअल फोटॉन्स व्हिच आर सेंट थ्रू द चैनल। आपकी की इस फोटोन के अंदर है, इसकी भी की इस फोटोन के अंदर है, और ये जो आप ट्रांसमीटर कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए मेन सर्वर है जिससे नेटवर्क लेके आप दोनों चैट कर रहे हैं, और ये मान लीजिए हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर, इसके अंदर फोटोन की का डिस्ट्रीब्यूशन इसी के अंदर ऐसा। नेक्स्ट, पहला वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, हमने देखा क्वांटम मैकेनिक्स है, स्पेशली द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड द लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स टू प्रोवाइड अ सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्निक
नॉट द प्रिंसिपल ऑफ सुपर कंडक्टिविटी ऑफ सोर्स, सुपर कंडक्टिविटी ऑफ सोर्स नहीं यूज होता है। सेकंड वाला हमारा राइट क्यों है, बिकॉज इट प्रोवाइड अ हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड हैज द पोटेंशियल टू डिटेक्ट एनी इंट्रूजन और ईवड्रॉपिंग ऑन द ट्रांसमिशन। कोई भी आदमी घुसना चाहता है सिस्टम में, आप पता कर लोगे, बिकॉज ऑफ द यूनिक एंड फ्रेजाइल प्रॉपर्टी ऑफ फोटॉन्स, any third party who tries to read or copy the photon in any way will change the photon state। मैंने आपको ये बताया, अगर कोई तीसरा पर्सन पढ़ना चाहेगा तो इसके अंदर के फोटोन्स ही बदल जाएंगे, क्योंकि फोटोन बदल जाएंगे, एक्सेस भी बंद हो जाएगा और चैट्स भी जो होंगे वो एंक्रिप्टेड हो जाएंगे, मतलब कोई पढ़ ही नहीं पाएगा, वो ऐसा हैशटैग चाइनीज लैंग्वेज में कुछ बदल जाएगा पूरा चैट। Next, the change will be detected by the endpoint, alerting them that a key has been tampered with and must be discarded। The moment किसी एक को भी पता चल जाएगा, समझ जाएंगे की के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो दोनों अपने साथ आपने क्या भेजा है वो भी नहीं पढ़ा जा सकता, और सामने वाले ने क्या आपको भेजा है वो भी नहीं पढ़ा जा सकता है। A new key is then transmitted। अब क्या होगा, एक नया की मिलेगा आप दोनों को, स्पेशली आप दोनों को जो ओनर है रिस्पेक्टिव फोन्स के। Moreover, since the keys generated are truly random, they are protected from future hacking attempts। अब ये की जो जनरेट होगा ये भी रैंडम होगा, मतलब अब नेक्स्ट टाइम कोई भी इसको हैक इससे नहीं कर सकता है, क्योंकि एक पैटर्न नहीं होता है कि आप अभी आपकी की का अगर किसी ने डिकोड कर लिया कि ऐसा की है आपका, नेक्स्ट की भी ऐसा ही होगा। इसका हो सकता है डिजिट्स चेंज हो जाए, पहले 5 की कभी 8 डिजिट्स का की बन जाए, या फिर वेरिएशन किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या है, इसका डिस्टेंस, मतलब ये जो फोटोन्स होते हैं ना, ये बहुत कम डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाते हैं, कितना 100 किलोमीटर तक। इसीलिए आप जब देखेंगे तो 100 किलोमीटर के बाद ना लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ हो जाता है, मतलब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का इंक्रिप्शन ना 100 किलोमीटर तक ही वर्क करता है, ऐसा इसका मानना है। बियॉन्ड अगर ये 100 किलोमीटर का रेंज क्रॉस हो गया तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन काम नहीं करती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर। Which of the following are advantages of net neutrality? सबसे पहला नेट न्यूट्रलिटी क्या करता है, ये कंज्यूमर को फ्रीडम ऑफ चॉइस से प्रोटेक्ट करता है यूजिंग इंटरनेट कंटेंट। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लिया आपने मॉल यूज किया, आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। तो ये ऐसा पहला कह रहा है, इट इज प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ यूजिंग इंटरनेट कंटेंट, मतलब आपका राइट है, आप इंटरनेट में कुछ भी देख सकते हैं। नेट न्यूट्रलिटी इस राइट को आपके प्रोटेक्ट करता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, ये ऐसा कह रहा है आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कहीं भी आप हो, मतलब आप अगर महाराष्ट्र में हो बट आपको लोकेशन, आपको इंफॉर्मेशन कश्मीर की चाहिए तो आप कहीं भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये होता ही हमने देखा इंटरनेट पे। सेकंड वाला भी राइट रहेगा। तीसरा कह रहा है ड्रास्टिक रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ इंटरनेट सर्विसेज टू द कंज्यूमर, जी नहीं, कॉस्ट ऑफ इंटरनेट सर्विसेज ये टेलीकॉम कंपनी डिसाइड करती है, एयरटेल डिसाइड करेगी कि आपका इंटरनेट कॉस्ट कितना होगा, उसमें नेट न्यूट्रलिटी का कोई रूल नहीं है। जब मोमेंट आप 3 हटा देंगे ऑप्शन से तो आपका आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 4। फोर्थ वाला भी पढ़ लेते हैं, ये ऐसा कह रहा है इट प्रमोट्स सोशल इंक्लूजन ऑफ इंटरनेट में। आप देखोगे कुछ ऐसे होते हैं बीजेपी सपोर्टर्स है, जैसे मान सकते हैं राइट विंग, कुछ लेफ्ट विंग होंगे, बट सभी को ये इंक्लूड करता है एक सेम इसमें। तो फोर्थ वाला भी राइट होगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 1, 2 एंड 4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबसे पहले बता रहा है नेट न्यूट्रलिटी क्या है, इट एंश्योर दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट ब्लॉक और लिमिट एक्सेस टू सर्टेन वेबसाइट और ऑनलाइन सर्विसेज। यही होता है, जैसे आपने देखा होगा कितने बार क्या होता है, आप कुछ वेबसाइट होते हैं जिनका आपको एक्सेस नहीं होता है, बट अगर आप चाहे तो जब आप साइट को एक्सेस करेंगे, यहाँ लिखा होता है और नीचे होता है प्रोसीड सेफली, एक होता है बैक करने का, एक प्रोसीड सेफली होता है, और एडवांस करके लिखा होता है। तो वो प्रोसीड सेफली एडवांस पे क्लिक करेंगे, आपको वेबसाइट तक लेके जाएगा। कुछ ऐसे वेबसाइट्स है जो जनरली आपको वार्निंग देते हैं कि आपको एक्सेस नहीं करना चाहिए, जैसे मान लीजिए इलेक्शन कमीशन या फिर कोई सीक्रेट डेटा है ऐसा जो आप नहीं एक्सेस कर सकते। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो मार्कशीट अपलोड करने वाली वेबसाइट जाएंगे उस पर भी एरर आता है। तो ये वही कह रहा है कि नेट न्यूट्रलिटी में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल, जियो, ये सब कोई भी ब्लॉक या फिर लिमिट नहीं कर सकते आपके एक्सेस को कि आप कौन से वेबसाइट को एक्सेस करेंगे कौन सा नहीं, जिसे गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इसीलिए क्या होता है, कस्टमर्स के पास फ्रीडम है चूज करने का कि क्या उनको एक्सेस करना है, क्या उनको यूज करना है ऑन द इंटरनेट। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज कंज्यूमर चॉइसेस एंड एबिलिटी टू एक्सेस अ वाइड रेंज ऑफ इंटरनेट कंटेंट। पहला वाला राइट है। सेकंड वाला भी राइट है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन का एडवांटेज ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। आप कहीं से भी बैठ के कहीं के भी लोकेशन का एक्सेस, कहीं के भी इंफॉर्मेशन का एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा वाला इनकरेक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इंटरनेट जो है ये जरूरी नहीं है इसमें होगा,
because as it is possible that internet service provider may charge higher fees। मैंने कहा ये पूरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के हाथ में होता है, टेलीकॉम कंपनीज के हाथ में होता है। एयरटेल के मन पे है कि कितना वो चार्ज करेगा कितना नहीं आपके लिए, आपसे डेटा कनेक्शन का। नेक्स्ट, with net neutrality users only pay for the service not the data they consume। अब नेट न्यूट्रलिटी की खास बात क्या होती है, आप जितना यूज कर रहे हो, जैसे ऐसा नहीं है आपने डेटा के लिए पे किया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल पोस्टपेड सर्विस में क्या होता है, आप जितना यूज करेंगे उतना ही आपको पे करना है। भले उसने आपको कह दिया कि मंथली आपको 500 जीबी मिलेगा, बट अगर आप यूज 300 जीबी ही करेंगे तो आपको पोस्टपेड में उतने का ही पे करना होता है, ना कि जितना आप डेटा का कॉस्ट पे कर रहे हैं। यही लिखा हुआ है कि आप सर्विस का पे करते हैं, नॉट डेटा। Video streaming services were responsible for 50%, 57% of the bandwidth used worldwide in 2018। Thus, added cost will be transferred to the consumer in form of higher platform fees। होता ये कि वीडियो स्ट्रीमिंग में आपने देखा होगा डेटा बहुत लगता है, और पूरे वर्ल्ड में 57 इंटरनेट का बैंडविड्थ यही चला जाता है वीडियो स्ट्रीमिंग में। तो इसी की वजह से आप देखोगे हायर चार्जेस लग रहे हैं आज इंटरनेट में। और फोर्थ वाला अभी आपका करेक्ट है, बिकॉज net neutrality help to promote social inclusion by ensuring that all users have equal access to internet regardless of their ability to pay। This means that people with disability, अब ऐसा नहीं है कि कोई डिसेबल है, मतलब कोई अंधा है तो उसको इंटरनेट बोलेगा नहीं भाई तुझे नहीं दिखा सकते, ऐसा नहीं है। कोई लो इनकम फैमिली से तो उसको नहीं बोलेंगे भाई तेरी उतनी सैलरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड पीपल इन रूरल एरिया ऐसा नहीं बोलेंगे आप गाँव से हो, सबको इक्वल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ये लिखा हुआ है इस में। तो सोशल इंक्लूजन है सोसाइटी में। फोर्थ वाला है आपके वीपीएन पे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपने देखा होगा कितने ऐप्स जो होते हैं आप इंडिया से यूज नहीं कर सकते, तो आप वीपीएन का एक्सेस लेते हो। जैसे कोई गेम डाउनलोड करना है, जैसे पबजी इंडिया में नहीं चल रहा था तो लोग क्या करते थे, वीपीएन डाउनलोड करते थे। वीपीएन से क्या होता है, आप वो इंडिया में बट आपके मोबाइल को आप बेवकूफ बना रहे हो कि भाई मैं यूएसए में, ऐसा ये यूएसए के सर्वर पे काम करता है, और यूएसए में जितनी चीजें अलाउड है, कोई ऐप अलाउड है वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए वीपीएन का यूज होता था। ये बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोबाइल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आप एक प्राइवेट नेटवर्क पे ले जा रहे हो, जो ऐसा दिखाएगा कि आपके मोबाइल, मतलब इंडिया में मान लीजिए आपकी मम्मी का मोबाइल ये रहा, आपके मोबाइल के बाजू में ही ये आपका मोबाइल है, या आपके पापा का मोबाइल है, ये दोनों तो इंडियन सर्वर पे जा रहे हैं, ये मंथली सर्वर पे जा रहा है यूएसए, बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन अ प्राइवेट नेटवर्क। यही लिखा हुआ है। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इश्यूज, इशू क्या क्या है इस सिस्टम में वो आपको बताना है। सबसे पहला स्लोइंग डाउन ऑफ इंटरनेट कनेक्शन स्पीड, जी हाँ ये इशू है इसमें। नेक्स्ट, नॉट फुल्ली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑनलाइन थ्रेट, ये भी बिल्कुल सही बात है। कभी कभी आपने देखा होगा वीपीएन आप कनेक्ट करते हो तो इंटरनेट कनेक्शन स्पीड कम हो जाता है। कितने बार आपको ऐसा होगा, ऑनलाइन थ्रेट से भी खतरा है क्योंकि आपका सर्वर यूएस वाला है, तो वीपीएन में अगर खुद ही वायरस रहा तो वो सर्वर से कुछ भी आ रहा हो आपके सर्वर पे आ सकता है, आपका मोबाइल डैमेज हो सकता है। तीसरा, हायर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जी हाँ बहुत कॉस्टली आता है वीपीएन का कनेक्शन। फोर्थ कह रहा है लॉस ऑफ डेटा और कनेक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। और फिफ्थ कह रहा है इनएबिलिटी टू बाईपास जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन, जी नहीं इनएबिलिटी नहीं है, वीपीएन एनी टाइम पास कर देता है जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन, यही है वीपीएन का मतलब ये होता है जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन को पार करना, मतलब आप इंडिया में हो, ये इंडिया के रेस्ट्रिक्शन को पार करके आपको यूएसए ले जाएगा। तो ये फिफ्थ वाला नहीं होगा, जहां जहां फिफ्थ है उसको हटा दीजिए, और 1 2 3 4 हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि वीपीएन से आपका इंटरनेट कनेक्शन भी स्लो हो जाता है, ऑनलाइन थ्रेट भी है, हायर कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी और लॉस ऑफ डेटा भी है। आंसर विल बी डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले वीपीएन के बारे में दिया, इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट्स अ सिक्योर एन्क्रिप्टेड कनेक्शन ओवर अ public network such as internet। This allow user to access a private network remotely as if they were directly connected to। मैंने यही कहा, आपको रिमोटली एक एक्सेस देगा जिससे आप डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब आपके घर में 3 मोबाइल फोन है, 2 इंडियन से हैं, बट एक ऐसा दिखाएगा कि आप डायरेक्टली यूएसए से कनेक्टेड है। However, there are few potential issues। क्या क्या इशू है, सबसे पहला क्योंकि यहाँ पे एंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है डेटा का, जिसकी वजह से इंटरनेट स्पीड आपको बहुत स्लो मिलेगी कुछ टाइम तक, especially on lower end devices or when the VPN server is located far away। VPN can slow down download speed and increase latency to an unusable degree। क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा एंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है, इसी वजह से आपको इंटरनेट स्पीड कम मिल सकती है, ये पहला इशू है। सेकंड वाला भी हमने देखा कि यहाँ पे ऑनलाइन थ्रेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, आपके आपके मोबाइल पे कोई मेलवेयर आ सकता है, फिर फिशिंग हो सकता है आपके साथ। फिशिंग मतलब आपके मोबाइल पे कोई भी एक्सेस कर देगा, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा वो मूवी वगैरह में दिखाते हैं कि पासवर्ड डालो तभी खुलेगा, ये होता है फिशिंग। VPN encrypts your data while in transit, it does not protect it when it reaches the destination। आपका डेटा भी कॉम्प्रोमाइज होता है, हो सकता है यूएस के सर्वर में आपका पूरा डेटा चला गया हो। नेक्स्ट, सम VPN may be expensive which may not be feasible for some user। आप जब VPN खरीदने में जाओगे तो बहुत महंगा आता है, जैसे एक एक महीने का 1500-1600 रुपए होता है मिनिमम वाले का,
तो ये बहुत कॉस्टली है, इसलिए वही लिखा हुआ है कि इसके वजह से बिजनेस वालों के लिए कॉस्ट ऑफ वीपीएन बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है अगर उनका लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो, क्योंकि हर एक के डिवाइस पे वीपीएन देना पड़ेगा। और फोर्थ वाला, जैसे आपको कोई फ्रेंड होगा अगर यूएस कंपनीज में काम कर रहा है, यूएस शिफ्ट में, तो देखना उसका वीपीएन देती है कंपनी, ये बहुत कॉस्टली होता है। फोर्थ होता है वीपीएन कनेक्शन कैन बी अनस्टेबल एंड मे ड्रॉप अनएक्सपेक्टेडली व्हिच कैन डिसरप्ट ऑनगोइंग एक्टिविटीज व्हिच लीड्स टू लॉस ऑफ डेटा और कनेक्शन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, कभी भी आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और लास्ट वाला इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि VPN is used to bypass geographical restriction and access content that is not available, तो ये restrict नहीं करता, ये allow करता है। और इसी टर्म को कहा गया है जियो स्पूफिंग। थोड़ी देर पहले हमने जियो फेंसिंग पढ़ा था, जियो फेंसिंग का मतलब होता है इस एरिया में कोई नहीं आ सकता है। जियो स्पूफिंग क्या होता है, आप इस एरिया में घुस गए और सामने वाले को पता ही नहीं चला, उसका अपोजिट होता है जियो स्पूफिंग, यही जो यहाँ पे पूरा था। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है अबाउट जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एप्लीकेशन ऑफ जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। सबसे पहला कह रहा है इट कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यस, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी क्या होता है, जब आप कोई ड्रोन का यूज करके हवा में चेक करते हो, जैसे मान लीजिए मैं कोविड में कंपनी हूँ, मुझे कोविड में कोई सामान अलग अलग जगह पहुंचाना है, या फिर मैं पुलिस हूँ मुझे ट्रैक करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ड्रोन को पूरे नागपुर में घुमाऊंगा और मैं देखूंगा अभी घर के बाहर बेवजह कौन घूम रहा है, मैं फिर पुलिस को बताऊंगा यहाँ एक लड़का घूम रहा है, इसको डंडे दो दनादन। तो ये मैं यही से बताऊंगा जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी से। दिस इज अबाउट जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। तो आपको बताना है इसके फायदे क्या क्या है, रेड कलर यूज करते हैं, इसके फायदे क्या क्या है। सबसे पहले इट कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जी हाँ, अगर इंडस्ट्री चाहे तो वो ये भी देख सकता है कि कहाँ गुड डिलीवर करना है, कोई एरिया में जैसे यहाँ तक पहुंचा नहीं जा सकता है, तो वो चेक कर सकता है कहाँ ज्यादा फिजिबल है, कहाँ ज्यादा इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की डिमांड है ये। नेक्स्ट कह रहा है इट कैन बी यूज बाय इंश्योरेंस कंपनी फॉर रिस्क बेस्ड असेसमेंट। यस, इंश्योरेंस कंपनी भी चाहे तो देख सकती है कितना डैमेज हुआ, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग गिर गई, बिल्डिंग के अंदर पहुंचा नहीं जा सकता है, बट इंश्योरेंस कंपनी एक ड्रोन के थ्रू चेक कर सकती है। नेक्स्ट कह रहा है इट कैन बी यूटिलाइज इन एग्रीकल्चर टू एनालाइज सॉइल डेटा। यस, एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, सॉइल के ऊपर से एक ड्रोन ले जाते हैं और फोटो खींच के लाते हैं ड्रोन से, और फिर हम चेक करते हैं सॉइल की क्वालिटी कैसी है, सॉइल में कितना फर्टिलाइजर लगेगा। और फोर्थ कह रहा है इट कैन बी यूज फॉर ट्रैकिंग जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ डिजीजेज। यस, जैसे मान लीजिए ये एक सिटी है, अगर आपको लग रहा है मलेरिया कुछ लोगों को हो रहा है या फिर कोई बीमारी है, तो रोडों पे आप क्या करेंगे, घुमाएंगे इसको और आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कितने लोग हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं। बेसिकली इससे सब कुछ किया जा सकता है, मतलब आप स्काई के थ्रू मॉनिटर करते हो, कोई डिवाइस को लेके डेटा कलेक्ट करते हो, यही होता है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में। तो चारों का चारों हो जाएगा, ऑल फोर हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप अगर देखेंगे तो इसमें होता क्या है, इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ मॉडर्न टूल कंट्रीब्यूटिंग टू द जियोग्राफिकल मैपिंग। आप क्या करते हैं, वही मैंने बताया, मैपिंग कर लेते हैं एंड एनालिसिस ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमन सोसाइटी। आप ये पूरे एरिया की मैपिंग कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रोन घुमाते हैं ऐसा ऐसा, फिर आप देखते हैं कि ह्यूमन और अर्थ पूरा एनालाइज करते हैं कि अर्थ पे क्या क्या चल रहा है, ह्यूमंस में क्या क्या चल रहा है। इसको वॉल्केनो मेजर करने के लिए ले सकते हैं, कहीं पे वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यूज किया जाता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, फ्लिपकार्ट जो कंपनी है दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो करती क्या है, वो आपको सामान डिलीवरी करती है। लॉजिस्टिक्स या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ही चीज होती है। उसमें होता क्या है, एक कंपनी से सामान को आपके घर तक पहुंचाना है। अब आपने देखा होगा कभी कभी आप जब जोमेटो वगैरह से या कहीं से खाना मंगाते हो तो ड्राइवर का रास्ता तक दिखाते हैं, ड्राइवर अभी इस गली में घुसा, इधर घुसा, इधर घुसा है। तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी होता है, ये इसलिए हो पा रहा है बिकॉज जियो स्पेशल मैपिंग की है। आप चेक कर पा रहे हो ड्राइवर कहाँ टाइम पास कर रहा है, कितने देर में आएगा। ओला वाले को भी आप बोलते हो ना भैया रुक क्यों गए फोन करके, वो इसीलिए बिकॉज जियोग्राफिक मैपिंग होती है। तो आप ट्रैक कर सकते हो, ओला वाले ट्रैक करते होंगे ड्राइवर कहाँ टाइम पास कर रहे हैं। So this is about supply chain management. When a business can keep track of inventory and shipment with geospatial technology, the supply chain grows, efficiency improve and business cost are reduced. फायदा क्या, इससे सप्लाई चेन ग्रो होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है और बिजनेस कॉस्ट कम होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्यों करेक्ट है, इसको इंश्योरेंस कंपनी भी यूज करती है प्रेडिक्ट करने के लिए फॉर रिस्क बेस्ड असेसमेंट। इफ अ सर्टेन लोकेशन हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ थिंग लाइक फ्रीक्वेंट ट्रैफिक एक्सीडेंट, हाई क्राइम रेट एक्सेट्रा, insurance company can determine that may be a maximum risk area and define insurance policies specifically designed for that location। जैसे यही मैं कह रहा था, मान लीजिए गली है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ने लाइट प्रोवाइड नहीं की और यहाँ पे सबसे ज्यादा मर्डर होते हैं और किसी ने लाइफ इंश्योरेंस दे रखा है, तो इंश्योरेंस वाले तो लूट जाएंगे। तो लोग क्या करेंगे, वो मॉनिटर करेंगे, यहाँ सबसे ज्यादा मर्डर इस रोड पे होते हैं, तो बोलेंगे इस एरिया के लोगों की भाई हम देंगे नहीं इंश्योरेंस, यही कहा गया है यहाँ पे। प्लस पुलिस भी मॉनिटर कर सकती है इसको चेक करने के लिए हाई क्राइम रेट कहाँ होते हैं, जहाँ हाई क्राइम रेट ज्यादा होता है जहाँ, तो वहाँ पुलिस अपना सर्विलेंस बढ़ा देगा, मॉनिटरिंग बढ़ा देगा।
तो इंश्योरेंस कंपनी भी इसको यूज करता है। स्टेटमेंट 3 भी हमारा करेक्ट है, बिकॉज जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी इज करंटली being utilized to analyze soil data in order to determine which crop may grow in specific location. It also helps farmer to create more efficient harvesting procedure. सॉइल के डेटा को भी आप चेक कर सकते हैं, और फोर्थ वाला यहाँ पे दिया नहीं हुआ है बट हमने देख ही लिया, कोई डिजीज भी होती है तो उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। इन शॉर्ट स्पेस के थ्रू, कोई डिजिटल के थ्रू, कोई ड्रोन के थ्रू हम लोग ये चेक कर सकते हैं किसी भी एरिया मैपिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इश्यूज जितने भी हैं, कोई पॉलिसी सही से रन हो रही है कि नहीं। जैसे इलेक्शन कैंपेन में भी आप इसको रन कर सकते हो। अगर आपने इलेक्शन कैंपेन के दिन कहा है कि वोटर टर्नआउट होना चाहिए, तो कभी आपने देखा होगा प्रेडिक्ट करते हैं ना वोटर टर्नआउट इतना हुआ, वो तो ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो तो ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं काउंट करके कि कितने लोग वोट देने आए थे। बट कितने बार क्या होगा, मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपको बोला छुट्टी है, आज वोट डालने जाना है, बट उन्होंने देखा ये मॉल है, मॉल के बाहर लोग धनाधन खड़े मूवी की टिकट लेके, तो गवर्नमेंट समझ जाएगी सबने गवर्नमेंट का पैसे का फायदा उठाया बट कोई वोट देने नहीं गया। तो ये भी यहाँ से ट्रैक किया जा सकता है। मतलब बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट आते हैं हम सुपर कंप्यूटिंग मिशन पे। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो नॉर्मल कंप्यूटर के वे बियॉन्ड हो, बहुत फास्ट काम करते हो। वैसे इंडिया का एक कंप्यूटर है जिसका नाम है परम पोरुल। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट परम पोरुल, अ सुपर कंप्यूटर डेडिकेटेड टू द नेशन अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। सुपर कंप्यूटर का मतलब आप कह सकते हैं जो काम मतलब कोई भी नॉर्मल कंप्यूटर 10 सेकंड में करेगा, ये 1 मिली सेकंड में करेगा। इसकी एफिशिएंसी बहुत फास्ट होती है, डेटा ट्रांसफर भी बहुत फास्ट होता है। सबसे पहले कह रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है इट इज इक्विप्ड विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। सेकंड वाला भी बिल्कुल सही है, इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। तीसरा, इट वाज इनॉग्रेटेड एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। ये रॉन्ग है, वैसे भी देखोगे तो एक फैक्ट है, फैक्ट रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। आपका आंसर होगा 1 and 2 ओनली, दैट इज ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले परम पोरुल के बारे में दिया हुआ है कि इट इज अ सुपर कंप्यूटर व्हिच वाज इनॉग्रेटेड इन 2022 एट एनआईटी तिरुचिरापल्ली। पहला वाला रॉन्ग क्यों हो गया हमारा, थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ लिखा आईआईसी बैंगलोर, जबकि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली में इनॉग्रेट किया गया था अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये जो फैसिलिटी है इसमें 838 टेराफ्लॉप्स कंप्यूटिंग कैपेसिटी है। अगेन सीपीयू मॉड्यूल्स है, सीपीयू नोड्स है, हाई मेमोरी नोड्स है, हाई थ्रूआउट स्टोरेज है और हाई परफॉर्मेंस इंफिनिटी बैंड इंटरकनेक्ट है। इसमें स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट क्यों हो जाएगा, ये एक सुपर कंप्यूटर है जो कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर बनाया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी प्लस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, दोनों का इनिशिएटिव है ये। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है सो दैट हाई पावर यूसेज इफेक्टिवनेस रहे और देयर बाय रिड्यूसिंग द ऑपरेशन कॉस्ट। होता क्या है इसमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी क्यों यूज की जाती है, जैसा कि मैंने कहा डेटा ट्रांसफर बहुत फास्ट है। आप नॉर्मली अपने मोबाइल को यूज करो या फिर लैपटॉप को यूज करो, 2-3 घंटे बाद आप देखोगे लैपटॉप पूरा गर्म हो चुका है क्योंकि प्रोसेसर हीट हो जाता है, जितना आप कमांड देते हो, रैम पूरा यूज हो जाता है आपका। वही यहाँ पे कह रहा है कि इसमें भी हीटिंग इस लेवल की होती है क्योंकि डेटा ट्रांसफर बहुत फास्ट है। तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हो सो दैट इफेक्टिवनेस बना रहे और ऑपरेशनल कॉस्ट भी बना रहे, क्योंकि कल को अगर सिस्टम डैमेज हो जाएगा तो वापस इसको बिल्ड करने का कॉस्ट लगेगा आपको। और तीसरा और हमने देख ही लिया रॉन्ग इसलिए क्योंकि आईआईसी बैंगलोर में इसको बिल्ड किया नहीं गया है, इसको एनआईटी तिरुचिरापल्ली में बनाया गया था। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इट इज अबाउट जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जनरेटिव एआई क्या होता है आपने देखा होगा आजकल वो ऐसा लिखा होता है कि अगर जैसे महाभारत मूवी बनेगी, बीच में ऐसा बोला था बॉलीवुड में महाभारत मूवी बनेगी जिसमें ऋतिक रोशन बनेगा अर्जुन, तो आपने देखा होगा सबके इमेजेस आ जाते हैं। या फिर ऐसा दिखाया है कि आपने देखा होगा कभी कभी स्नैपचैट पे फिल्टर होता है जिसमें दिखाया था कि आप बूढ़े होने के बाद कैसे लगेंगे 60 साल के बाद। ये क्या है, जनरेटिव एआई है, मतलब ये जनरेट कर रहा है आपके इमेजेस। आप ब्रिटिश टाइम पे कैसे लगते हैं आपकी फोटो बन जाएगी, या फिर आप 80-70 साल बाद कैसे लगेंगे, तो ये एआई का यूज करके आपके इमेजेस को जनरेट कर रहा है। कितने बार क्या होता है ये भी जनरेट किया जाता है कि मान लीजिए अगर कपिल देव होता तो इस टाइम पे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कैसे लिफ्ट करता, मतलब अलग अलग चीज आप जनरेट कर सकते हो इससे। उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट जनरेट न्यू आउटपुट बेस्ड ऑन द डेटा दे हैव बीन ट्रेन्ड ऑन। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ट्रेन किया जाता है जिसमें नए आउटपुट को जनरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा दे हैव बीन ट्रेन्ड ऑन। यस, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है।
इसमें हम लोग नए आउटपुट को जो डेटा फीड करते हैं, मतलब डेटा को आप बताओगे कि कौन सा कैरेक्टर देना है सामने वाले पर्सन को, कैसा शेड होना चाहिए, ड्रेस क्या पहनाना, इस टाइप से तो एक फोटो इमेज फीड की जा सकती है। सेकेंड, जनरेटिव एआई यूजेस अ टाइप ऑफ deep learning called as generative adversarial network GAN to create new content. Yes, generative AI में हम लोग एक्चुअली generative adversarial network का यूज करते हैं GAN। मैं यही बता रहा हूँ, आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, जैसे आपको पता है इसमें generative adversarial network यूज होता है, बस इतना पता होना चाहिए, आप टिक कर दोगे आंसर को। ये भी सही है, पहला भी सही है, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 ओनली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Generative artificial intelligence describe algorithm such as ChatGPT that can be used to create new content. In fact, ChatGPT भी बेस्ट एग्जांपल है जनरेटिव एआई का। ChatGPT में आप करते हो क्या, मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई होमवर्क करना है, आप ChatGPT में डाल दोगे ना कि आपको कोई चीज पे 150 वर्ड लिखना है, तो तुरंत ChatGPT आपको दे देगा। जैसे आप यूपीएससी के जो मेंस के क्वेश्चन है उसके भी आंसर ChatGPT से मंगवा सकते हो और ChatGPT दे देगा, भले ही फालतू देता है आंसर, बट ले सकते हो यहाँ से भी। तो ये जनरेटिव है, बना रहा है, अपने मन से आंसर बना रहा है यूजिंग द यूज ऑफ एआई, इसीलिए दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट न्यू कंटेंट। कैसा, ऑडियो बना सकते हो आप, जैसे आप अगर चाहते हो कि कोई गाना है अरिजीत सिंह का, जैसे आपने भी देखा होगा वो एक सॉन्ग था, उसको बैक इसमें क्रिएट किया गया है, आई डोंट रिमेम्बर द सॉन्ग, वो बार बार उसके रील्स आ रहे हैं, शायद एनिमल मूवी का सॉन्ग था। तो ऑडियो को भी हम बैकडेट कर सकते हैं, कोड को भी हम बैकडेट कर सकते हैं, इमेजेस हो गया, टेक्स्ट हो गया, स्टिमुलेटर हो गया, वीडियोस हो गया, ये सब आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको अगर दिखाना है कि मैं बुर्ज खलीफा पे खड़ा हूँ, तो वो भी आप जनरेटिव एआई का यूज करके बना सकते हैं। Recent breakthrough in the field have the potential to drastically change the way we approach content creation. जिस तरीके से कंटेंट को क्रिएट किया जा सकता है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस मिले हैं, इसीलिए सबसे पहला जनरेटिव एआई क्या है, ये एक सबसेट है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें हम लोग मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को यूज करते हैं सो दैट नया डेटा जनरेट किया जाए यूजिंग एक्जिस्टिंग डेटा। सेकंड वाला भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क का यूज किया है टू क्रिएट न्यू कंटेंट। GAN consists of two neural network, a generator that creates new data and a discriminator that evaluate the data। GN में ना दो न्यूरल नेटवर्क होते हैं, न्यूरल नेटवर्क मतलब हमारा ब्रेन क्या न्यूरल नेटवर्क है, तो सेम GN में भी हम लोग दो टाइप का ब्रेन डाल देते हैं। एक का काम होता है जिसको कहा जाता है जनरेटर की नया डेटा क्रिएट करना, और दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेटर जो इवेल्युएट करता है। आपने देखा होगा चैट जीपीटी का जब भी आप डेटा लाते हो ना, तो उसमें कितने बार क्या होता है, आप जब चैट जीपीटी का डेटा दोगे तो आपको दिखेगा कॉपी डेटा है, या फिर आप कोई डेटा बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिमिनेटर आपको ये बताएगा कि डेटा ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, कहीं से चोरी किया हुआ है। तो ये भी आप पता कर सकते हो यूजिंग जनरेटिव एआई। नेक्स्ट, द जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर वर्क टुगेदर with the generator improving its output based on the feedback it receives from the discriminator until it generate content that is indistinguishable from real data। होता क्या है, जनरेटर पहले डेटा जनरेट करेगा और डिस्क्रिमिनेटर बताएगा कि डेटा ओरिजिनल है क्या या कहीं से चुराया हुआ है। ये तब तक करेगा जब तक डिस्क्रिमिनेटर को फाइनली ना बोल दे जनरेटर को कि हाँ भाई डेटा दूसरों से अलग है, थोड़ा हटके है, मतलब डिफरेंट है, तब तक डिस्क्रिमिनेटर इसको मैसेज देते रहेगा जनरेटर को, वही लिखा हुआ है कि ये दोनों तब तक काम करेंगे जब तक ओरिजिनल डेटा से थोड़ा डिफरेंट ना हो जाए नेक्स्ट डेटा। दिस इज अबाउट जीएन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत क्यूआर कोड के बारे में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत क्यूआर कोड के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भारत क्यूआर कोड। सबसे पहले इट इज अ सिंगल यूनिफाइड क्यूआर कोड कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम वीजा, मास्टर कार्ड और रुपे कार्ड। ये ऐसा कह रहा है ये जो भारत क्यूआर कोड होता है ये तीनों से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, वीजा से भी, मास्टर कार्ड से, रुपए से भी। सेकंड ये कह रहा है इट रिक्वायर्स एन अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन। और तीसरा कह रहा है इट हैज बीन डेवलप्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं बनाया इसको बनाया है एनपीसीआई ने। एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एनपीसीआई ही इंडिया में भीम यूपीआई को भी लेके आई है। यही वो चीज है जिसने आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को भी लेके आया है। यही वो चीज है जिसने बिल पेमेंट को भी लेके आया सिस्टम को, एनपीसीआई है वो। इनफैक्ट इंडिया में जितने भी एटीएम है वो एक सिस्टम पे कनेक्टेड है जिसको कहा जाता है नैश। एनपीसीआई ही एटीएम के पूरे सिस्टम को लिंक करता है। अब सबसे पहले भारत क्यूआर कोड समझते हैं कि भारत क्यूआर कोड आया क्यों। हुआ क्या था, सबसे पहले जब पेटीएम फोन पे आए थे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम विटनेस हुआ था उस टाइम पे, जिसको कहा जाता था इंटर ऑपरेटेबिलिटी। इंटर ऑपरेटेबिलिटी का मतलब क्या है, मान लीजिए ये पेटीएम का क्यूआर है, क्यूआर कोड जो है,
और इसको आप अगर फोन पे से स्कैन करोगे तो ये स्कैन ही नहीं होता था, ये पेटीएम से पेटीएम का ही क्यूआर कोड स्कैन होता था, फोन पे से फोन पे का ही होता था। अब प्रॉब्लम क्या होती थी इसमें, मान लीजिए कोई दुकानदार है जिसके पास पेटीएम का क्यूआर कोड है बट आपके फोन में फोन पे का ऐप है या फिर आपके फोन में गूगल पे है, आपके फोन में पेटीएम है नहीं, तो जब आप पेमेंट करने जाते थे तो पेमेंट फेल हो जाता था। तो आप कस्टमर को बोलते थे, आप दुकानदार को बोलते थे अरे यार फोन पे का क्यों नहीं रखा आपने, वो भी आपको बोलता था अरे यार पेटीएम क्यों नहीं रखा आपने। तो ये प्रॉब्लम होती थी, इंटर ऑपरेटिविटी की। इसको सॉल्व करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा भारत क्यूआर कोड बनाओ। भारत क्यूआर कोड की खास बात क्या होती थी, इसमें आप गूगल पे, अमेजोन, फोन पे, पेटीएम, दुनिया भर के जितने कचरे ऐप है उससे स्कैन कीजिए, पूरा पेमेंट चला जाएगा। इसलिए भारत क्यूआर कोड को लाया गया था। तो अब पढ़ते हैं इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर आप आंसर देखेंगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिर्फ एक हमारा राइट है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सबसे पहले भारत क्यूआर कोड इज एन इंटर ऑपरेटेबल, यही मैंने आपको बताया, इंटर ऑपरेटेबल क्या होता था, दूसरे से स्कैन नहीं होता था। तो भारत क्यूआर कोड को लाया जिसमें हर एक ऐप से हर एक पेमेंट सपोर्ट किया जा सकता है, वही लिखा हुआ है, इट इज पेमेंट एक्सेप्टेंस सॉल्यूशन दैट सपोर्ट वीजा। वीजा क्या है, ये जब आप कोई डेबिट कार्ड लेंगे ना उस पर लिखा होता है वीजा, मास्टर कार्ड, एमएक्स, रुपे कार्ड, ये सबको सपोर्ट करता है, प्लस भीम यूपीआई को भी सपोर्ट करता है। मतलब भीम यूपीआई का यूज करके आप पेटीएम से पैसा भेजिए, फोन पे से सबसे पैसा ले लेगा। सेकंड वाला हमारा इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि इसके अंदर ना आपको एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन की रिक्वायरमेंट। पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या होता है, आप कभी पेट्रोल पंप पे पेमेंट करने जाओगे या फिर कोई दुकान में पहले आप शॉपिंग करने जाओगे तो वहां डेबिट कार्ड का एक मशीन होता था जिसके अंदर डेबिट कार्ड को डालते थे, कार्ड को डालते, मतलब डीमार्ट आप जाएंगे तो वही मशीन लगी होती है जिसके अंदर वो लोग कार्ड को डालते हैं और उसके अंदर अमाउंट डालते हैं और तो पैसा कट जाता है। इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन, के हाथ में होता है, पेट्रोल पंप पे भी आप देखोगे। तो ये कह रहा है कि भीम यूपीआई में ना आपको जरूरी है कि एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन खरीदना, बट ये रॉन्ग है, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। और तीसरा भी रॉन्ग है क्योंकि मैंने बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नहीं है ये। तो पहले थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसको भारत क्यूआर कोड को किसने डेवलप किया है, जो मैंने आपको बताया एनपीसीआई ने डेवलप किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, प्लस मास्टर कार्ड और वीजा ने भी डेवलप करने में इसको हेल्प की है। अगेन इट इज डिवाइस बेस्ड ऑन डायरेक्शन रिटन बाय आरबीआई, मैंने आपको बताया आरबीआई ने कहा था एनपीसीआई को कि ऐसा कोई ऐप बनाइए, तो एनपीसीआई ने बनाया है। एनपीसीआई खुद क्या है, ये एक कंपनी है, कैसी कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जो कि 10 बैंक से मिलकर बना था और अभी इसमें और भी पार्टनर हो गए, पेटीएम भी इसका पार्टनर है, अमेजोन भी इसका पार्टनर है। ये कंपनी जिसने इंडिया में सबसे ज्यादा अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए इकोनॉमिक के टर्म में, यूपीआई भी इन्होंने लाया था इंडिया में, यही मैंने आपको बताया था। सेकंड वाला हमारा रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंडिचर ऑन प्रिंटेड क्यूआर कोड एंड कस्टमर यूज मोबाइल फोन टू मेक पेमेंट। आप मोबाइल फोन का यूज करते हैं, यहाँ कोई भी वो मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है, आप किसी भी क्यूआर कोड पे जाइए, उसको स्कैन कीजिए, अमाउंट ऑटोमेटिकली फेच करके आपको बता देगा कितना हुआ है। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, although the fourth industrial revolution has given us a lot but it has also created problem like deepfake। deepfake क्या होता है, जब आप किसी और की चेहरे पे किसी और का चेहरा लगाते हो, जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन है और कोई पर्सन है और ये किसी का मर्डर करता है और मैं अगर अमिताभ बच्चन को फंसाना चाहूँ तो इसके शक्ल पे अमिताभ बच्चन की शक्ल लगा दूं, इसको कहते हैं डीपफेक। ठीक है, तो यही कह रहा है क्योंकि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अलग लगा है इंडिया में, पहला वाला ब्रिटिश टाइम पे हुआ था। तो ये कह रहा है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी है, जैसे एक प्रॉब्लम है डीप फेक। डीप फेक मतलब कोई भी किसी की भी आइडेंटिटी चुरा सकता है, जैसे मैं आपकी शक्ल अपने ऊपर लगा, मतलब ऐसा कंप्यूटर में फोटो क्रिएट कर सकता हूँ कि ऐसा लगेगा कि आपने कोई क्राइम किया ऐसा। विद रिस्पेक्ट टू डीप फेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सबसे पहला कह रहा है डीप फेक यूजेस डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी टू मेक इमेजेस ऑफ फेक इवेंट। ये जो फेक इमेजेस बना रहा है इसमें डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। सेकंड कह रहा है डीप फेक कैन ओनली अल्टर पिक्टोरियल डेटा एंड कैन नॉट अफेक्ट ऑडियो फाइल। ये कह रहा है डीप फेक में आप सिर्फ फोटो बदल सकते हैं, आप किसी की आवाज नहीं बदल सकते। और तीसरा कह रहा है एन अनस्किल्ड पर्सन कैन नॉट क्रिएट डीप फेक, इट रिक्वायर टेक्निकल स्पेशलिस्ट। ये कह रहा है ये करने के लिए ना कोई अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता है, टेक्निकल स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। तो आपको बताना है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कौन सा राइट है, वन ओनली वन एंड टू,
2 and 3 ओनली या फिर 1 2 and 3 ओनली? इसका आंसर है ओनली ए इज करेक्ट, यानी स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है। अगेन स्टेटमेंट 2 क्यों रॉन्ग हो जाएगा? यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि ऑडियो को इफेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी की ऑडियो वॉइस को भी आप चेंज कर सकते हो, मतलब अगर आप अमिताभ बच्चन के वॉइस में भी कुछ बना सकते हो। और तीसरा भी लिखा हुआ है कि कोई भी इसको बना सकता है, कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। डीप फेक में क्या होता है, आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही एक टाइप का जिसमें आप डीप लर्निंग को यूज कर रहे हो इमेजेस बनाने के लिए, फेक इमेजेस बनाने के लिए, इसलिए इसका नाम है डीप फेक। सेकंड वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ किसी की फोटो बट ऑडियो को भी आप फेक बना सकते हो टू क्रिएट वॉइस स्किन और वॉइस क्लोन्स ऑफ पब्लिक फिगर। जो भी बड़े जैसे विराट कोहली की आवाज बना सकते हो किसी की भी, नेक्स्ट मोदी जी की भी आवाज बना सकते हो। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट क्यों है? न्यू टेक्निक अलाउ अनस्किल्ड पीपल टू मेक डीप फेक with a handful of photo, fake video are likely to spread. This can create all sort of problem in the society at international. मतलब इसका कहना है कोई 10 साल का बच्चा भी जिसको कंप्यूटर आता है वो भी ये काम कर सकता है अगर अच्छे से सीख गया हो तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों के हाथ में से टेक्नोलॉजी लग गई है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। ये कह रहा है विद रेफरेंस टू क्वांटम कंप्यूटिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला, क्वांटम कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन लॉ दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्वांटम बिट्स कैन बी ओनली आइदर 0 और 1 एट अ टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज आर करेक्ट। अब ये 0 और 1 एट अ टाइम नहीं होगा, दोनों एक साथ भी हो सकता है। हमने वही देखा था, एक बार हम देखा था क्यूबिट्स क्या होते हैं। एक तो नॉर्मल होते थे बिट्स, बिट्स का मतलब होता था 0 या फिर 1, क्यूबिट्स का मतलब था 0 1 या फिर बोथ 0 एंड 1। सेकंड वाला तो रॉन्ग होना चाहिए, फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाला हमारा राइट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटर क्या है? इट सीक्स टू एक्सप्लॉइट द लॉ दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। ये ऐसा कह रहा है क्वांटम कंप्यूटर का जो लॉ है ये बहुत माइक्रो लेवल पे चलता है, एटॉमिक लेवल और सब एटॉमिक लेवल पे ये लॉ काम करता है। एट दैट टाइनी स्केल मेनी लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स सीज नहीं होते हैं। दैट इज व्हाई यूनिक लॉ ऑफ क्वांटम फिजिक्स कम टू प्ले। इसलिए यूनिक लॉज जो क्वांटम फिजिक्स के वही इस पे लगते हैं। स्टेटमेंट 2 हमारा इनकरेक्ट इसलिए हो जाएगा, क्वांटम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है क्वांटम बिट्स में, जिसको क्यूबिट्स भी कहा जाता है। एंड अ क्यूबिट कैन बी बोथ 0 and 1 एट द सेम टाइम। जबकि क्लासिकल कंप्यूटर में जो नॉर्मल बिट्स होते हैं वो या तो 0 हो सकते हैं 1 हो सकते हैं। बिट्स जो होते हैं वो बाइनरी में होते हैं 0 या फिर 1। और क्यूबिट्स जो होता है क्वांटम बिट्स, ये होता है नॉर्मल कंप्यूटर में, ये होता है क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स। ये 0 and 1 दोनों एक साथ हो सकते हैं, यही खास बात होती है इसकी। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर ना नॉर्मल कंप्यूटर से फास्ट भी होते हैं इसी वजह से, क्योंकि दोनों चीज एक साथ दिखा सकते हैं, 0 भी और 1 भी। आई गेस ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मशीन लर्निंग। आपको बताना है मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग दैट रिलेट्स द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टुगेदर। ये ऐसा कह रहा है मशीन लर्निंग में ना दोनों ये मशीन लर्निंग एक डीप लर्निंग का ही पार्ट है जिसमें न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दोनों एक साथ काम आते हैं। सेकंड कह रहा है प्राइमरी एम ऑफ मशीन लर्निंग इज टू डेवलप अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एक्सेस द रिक्वायर्ड डेटा एंड यूटिलाइज इट फॉर लर्निंग बाय देमसेल्फ। प्राइमरी एम क्या है मशीन लर्निंग का कि कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसा बनाना जो रिक्वायर्ड डेटा को एक्सेस कर पाए और उससे खुद सीखे आगे चल के। और तीसरा कह रहा है मशीन लर्निंग प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन सेल्फ ड्राइविंग कार। मतलब कल को ड्राइवर लेस कार की जरूरत है, ड्राइवर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कार अपने आप चलेगी। ये हो सकता है मशीन लर्निंग का यूज करके। आपको बताना है कौन कौन सा राइट है, ओनली 1 ओनली 2 ऑल 3 या नन। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले मशीन लर्निंग के बारे में, इट इज टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अलाउज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू बिकम मोर एक्यूरेट एट प्रेडिक्टिंग आउटकम विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम टू डू सो। इसमें होता क्या है, ये भी एक टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रेडिक्ट करेंगे, जैसे वेदर कल कितना डिग्री रहेगा, बारिश होगी कि नहीं, वो मशीन लर्निंग के थ्रू कर सकते हो। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज हिस्टोरिकल डेटा एज इनपुट टू प्रेडिक्ट न्यू आउटपुट। ये चेक करेगा लास्ट ईयर गर्मी के टाइम पे कैसा टेम्परेचर रहता था, इस बार कैसा रहेगा, बाकी डेटा क्या कहता है, 3 दिन पहले क्या मौसम था, वो सबको यूज करके नया डेटा देगा। स्टेटमेंट 1 हमारा रॉन्ग क्यों है? क्योंकि मशीन लर्निंग एक एप्लीकेशन है और एआई का ही सबसेट है जो एक सिस्टम को सीखने की एबिलिटी प्रोवाइड कराता है, उसी के साथ प्रोग्रामिंग करके उसके अंदर इंप्रूवमेंट भी लाया जा सकता है। मशीन लर्निंग लेट सिस्टम एंड डिवाइसेस इंप्रूव विदाउट बीइंग प्रोग्राम टू दैट पर्टिकुलर लेवल। इसमें प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, मशीन अपने आप इंप्रूव हो जाते हैं, जिसमें डेटा का यूज किया जाता है ट्रेनिंग करने के लिए सो दैट रिजल्ट अच्छे आए। जबकि डीप लर्निंग जो है ये एक सबसेट है मशीन लर्निंग का जिसमें न्यूरल नेटवर्क का यूज किया जाता है। अब
स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट इसलिए प्राइमरी एम बिल्कुल सही है डेटा का कि एनालाइज करना और जो पुराना डेटा है उस पर नए डेटा को उस पर नए डेटा प्रेडिक्ट करना। और तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग है, जैसे कि मशीन सेल्फ ड्राइविंग कार, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, ड्राइवरलेस कार मशीन लर्निंग पे किया जा सकता है। आप अपने कार को सिखा सकते हो कि कैसे किस गली में टर्न लेना है, कहाँ लेना है, ब्रेक कब मारना है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है टेस्ला, एलोन मस्क की कंपनी, द मोस्ट पॉपुलर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज वर्किंग ऑन सेल्फ ड्राइविंग कार। इट इज यूजिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड टू ट्रेन द कार मॉडल टू डिटेक्ट पीपल एंड ऑब्जेक्ट व्हाइल ड्राइविंग। मतलब इसमें ऐसा होगा कार जा रही है, अगर एक काका आ जाएंगे सामने तो कार रुक जाएगी, काका चले जाए तो कार जाएगी। ये सिस्टम बनाया जा रहा है इसमें। नेक्स्ट है हमारा 5G और 6G पे क्वेश्चन, दोनों को कंपेयर किया गया है विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइक 5G एंड 6G कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला कह रहा है ये 5 है, ये एस लिख दिया है। 5G हैज अ न्यू इंटरफेस व्हिच यूजेस मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम। ये ऐसा कह रहा है 5G में हम लोग मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं। अनलाइक 5G दैट वर्क्स एट हाई फ्रीक्वेंसी ओनली, 6G को डिवाइड किया गया है 3 डिफरेंट बैंड में, लो, मिड और हाई में। और तीसरा कह रहा है 6G के अंदर हम लोग टेरा हर्ट्ज बैंड को यूटिलाइज करते हैं, जो कि अभी फिलहाल अनयूटिलाइज है। देखते हैं कौन कौन सा सही है। इंडिया में 5G नहीं आया तो 6G की बात क्या करें हम, देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। हर जनरेशन में एक वायरलेस ब्रॉडबैंड होता है जिसको डिफाइन किया जाता है द सेट ऑफ टेलीफोन नेटवर्क स्टैंडर्ड दैट डिस्क्राइब द ईच जनरेशन। मतलब ये जो जी होता है, जी का उसको बता रहा है यहाँ पे 5G में कि इट इज अ वायरलेस ब्रॉडबैंड जो एक टेलीफोन नेटवर्क स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 5G में एक नया इंटरफेस है जो मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम को यूज करता है, इतना ही हमें जानना है, जिसकी वजह से सेम जियोग्राफिक डेटा में 4G के हिसाब से ये ज्यादा डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है। मतलब 4G में अगर मान लीजिए 1 लाख डिवाइसेस सपोर्ट कर रही थी तो इसमें हो सकता है 1.5 लाख डिवाइसेस सपोर्ट करेगी एक साथ। नेक्स्ट, दिस मीन्स more Netflix streaming, voice call and YouTube carried without interruption over the limited airspace। अब एक एरिया में एक साथ 50,000 लोग एक साथ एक ही वीडियो YouTube का देख सकते हैं। पहले हो सकता है हैंग मारता या फिर नेट स्लो काम करता। सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। 3 ब्रॉड कैटेगरीज जो 5G, ये जो 6G बैंड में लिखा था गलत है, 5G बैंड में है। 3 ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन सा, लो, मिड और हाई, एंड ऑल 3 हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। सबके कुछ बेनिफिट है, कुछ डिसएडवांटेज है। 6G स्पेक्ट्रम जो है 5 Gbps to 10 Gbps, मतलब वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड करेगा इस स्पीड का। इट्स अ मैसिव जंप फ्रॉम अ 5G नेटवर्क व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर। 5G की स्पीड दी हुई है 500 Mbps, जबकि 6G की स्पीड दी हुई है 5 GB। मतलब आप एक मूवी अगर 1 GB की है तो 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी, इतना फास्ट स्पीड है इसका। स्टेटमेंट 3 हमारा करेक्ट है। 6G जो है दैट इज द सक्सेसर टू 5G टेक्नोलॉजी। इट सीक्स टू यूटिलाइज द टेराहर्ट्ज बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हिच इज करंटली अनयूटिलाइज्ड। जो इंडिया में अभी टेराहर्ट्ज है, वर्ल्ड में ये बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ये अनयूटिलाइज्ड है। टेराहर्ट्ज वेव जो है ये इंफ्रारेड के बीच में और माइक्रोवेव के बीच में फॉल होती है। 6G स्पीड इज एक्सपेक्टेड टू बी 100 टाइम फास्टर देन 5G। ये दिख ही रहा है, सोचो ना 5 Gbps, 5 GB एक सेकंड में, लोगों को 1.5 GB नेट मिलता है, एक सेकंड में नेट खत्म हो जाएगा उन लोगों का। एंड नेटवर्क कवरेज 6G इंटरनेट विल बी टू सपोर्ट 1 माइक्रोसेकंड लेटेंसी कम्युनिकेशन। इसमें जो डेटा गैप भी है, मतलब 1 माइक्रोसेकंड का बस गैप आएगा इसमें। एंड दिस इज 1000 टाइम फास्टर और देन कंपेयर टू 5G। ये आपको जानना है, बस इन शॉर्ट आपको ये जानना है, एक नई चीज है कि ये इंडिया में या वर्ल्ड में टेराहर्ट्ज बैंड जो है ना जब तक अनयूटिलाइज्ड है। और 5G में ना 3 बैंड है, कौन कौन से, लो, मिड और हाई, इतना ही आपको जानना है बस। हाँ, और एक और चीज 5G जो ये मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम पे काम करता है बस। दिस इज ऑल वी नीड टू नो अबाउट 5G एंड 6G। 4G हमने देख ही लिया, 4G में कुछ खास नहीं है। आई विल टेल देम कि ये PDF जो है ये आपके ग्रुप में डाल देना, यानी कुछ एक्स्ट्रा भी रहेगा तो आप सीख सकते हो इससे। एंड हियर वी एंड आवर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिस्कशन। अच्छा, हाँ,